all. Hope you all are fine. Today we are going to discuss the new topic about government company. Last time we discussed about statutory corporations. स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी का जो टॉपिक था, इन दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाज द फीचर ऑफ द स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन रन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स फीचर्स में सबसे पहले था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट में जो है उसका जो भी डिसीजंस होता है पार्लियामेंट के थ्रू ही लिया जाता है. अब कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. देन व्हाट इज द डिफरेंस? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू द फीचर्स. उस फीचर्स में और इस फीचर्स में बहुत सारे डिफरेंस है. On these basis you can identify that this one is the statutory corporation or this one is the government company. समझ में आया? तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हम जितने भी बोलते हैं, all that companies are known as government company. The examples of government companies are ONGC, BSNL, NTPC, NHPC, BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited, SAIL, Steel Authority of India Limited. Is it clear? These all are the government company. और statutory corporation में हमने State Transport Corporation, Indian Railway का example लिया था. Okay? Now, what are the features of the government company? Government company means its establishment. It is, company is always a legal entity. Okay, company is an artificial person. तो ये गवर्नमेंट कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन ही है, लेकिन it develops by, created by the Companies Act. प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनी जैसे कंपनीज एक्ट से शुरू होता है, कंपनीज एक्ट 2013 लागू पड़ता है. सेम वे गवर्नमेंट कंपनी को भी कंपनीज एक्ट ही एप्लीकेबल है. जैसे प्राइवेट कंपनी शुरू होता है उसी तरह से गवर्नमेंट कंपनी भी कंपनी एक्ट से ही स्टार्ट होता है. ऑल द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 जो प्राइवेट सेक्टर को लागू होता है, द सेम विल बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी. Is it clear? So created by the Companies Act, then file a suit. As we discuss in the features of the company, that की कंपनी की अगेंस्ट में कोई भी कानूनी कार्यवाही कर सकता है. If I am dissatisfied as a customer, then immediately I can shoot a legal complaints against the act of the company. Likewise, यहाँ पे भी हो सकता है. If I am not satisfied when I am dealing with the Bharat Heavy Electricals Limited company, then immediately I can shoot the legal complaints against the company. समझ में आया? Then enter into contract. Yes. Every particular company will enter into the contract. Even Indian Railways will also enter into the contract. लेकिन Indian Railway जो contract करेगा, which kind of contract they will be entered? The contract in which they are not going to pay the amount to the particular third party. Third party को पैसे पे करने का कोई responsibility वो नहीं लेंगे. समझ में आया? और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी भी क्या एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट से. फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो. रिलायंस में जैसे प्राइवेट सेक्टर है, रिलायंस जैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई भी पार्टी के साथ,
सप्लायर के साथ या कस्टमर के साथ, डीलर के साथ. So likewise public sector will also enter into the contract. माल की हेरा फेरी का कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में दे विल बी एंटर्ड एज ए कंपनी. तो कंपनी का एक अथॉरिटी पर्सन होता है, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ही इज द रिप्रेजेंटेटिव. If someone will against that contract, if someone will file a complaints, legal complaints against the company, तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव दे अपॉइंटेड, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कोर्ट में वो जाके बात करेगा. इज इट क्लियर? दिस इज द एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. देन मैनेजमेंट रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट. यहाँ पे MGMT शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मैनेजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है MGMT. तो मैनेजमेंट रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट मींस द फंक्शंस, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का जो भी कार्यवाही है, वर्किंग्स है, all that workings will be regulated by Companies Act as per the mention in the Companies Act. Then rules contained in Memorandum of Association and Articles of Association. As we discussed earlier in the second chapter, what is Memorandum of Association, Articles of Association? I think no need to explain in deep because उसमें objective clause आता है, legal clause आता है, बहुत सारे clause आते हैं. All that we already discussed. So whatever memorandum of association and articles of association are included in private sector, the same will be in the government company. Audit by the central government. इसका audit report जो है, audit will be conducted by the central government. उसमें कोई प्राइवेट ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते या प्राइवेट CA को अपॉइंट नहीं करते, गवर्नमेंट की टीम ही आती है और उसका जो भी है वो पब्लिश होता है. देन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फंडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आप ऐसा बोलोगे कि सर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें प्राइवेट फंडिंग कहाँ से आया, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन में बॉर्न इन योर माइंड. सो लेट मी क्लियर इट आउट. Whenever a particular company, a government company is incurring loss, at that time government itself has rights to sell some of shareholding to the private sector. They are going to keep some share with them and remaining they are going to sell it out to the private sector. As we discussed earlier that BSNL का एग्जाम्पल मैंने सेट किया था ये पॉइंट डिसइन्वेस्टमेंट का पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए. If the BSNL is incurring loss and Airtel saw the interest to invest in, then BSNL गवर्नमेंट जो है वो 100% नहीं सेल करेगा, गवर्नमेंट will not sell it out 100%. Otherwise what happened? वो तो 100% प्राइवेट सेक्टर हो गया ना. Government will also think about their customers. Customers को better services मिलना चाहिए. So by keeping that in view, they are going to keep 49% share holding of their own. वो 49% उसका BSNL में खुद का government रखेंगे. Remaining 50%, 51% they are going to sell it out to the Airtel. So the private sector cannot exploit customers in future. अगर private sector exploit करेगी, then immediately government will think about the customer first. Is it clear? So likewise, government and private funding दोनों को parallelly government company चलता है. IPCL था तो IPCL तो रिलायंस ने परचेज कर लिया, इंडियन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 100%.
वो पूरा का पूरा जो था वो रिलायंस ने परचेज कर लिया। अनदर थिंग इज व्हाट, आईपीसीएल के जितने भी एम्प्लॉइज थे, आईपीसीएल के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, all the government employees are treated by Reliance company with the same particular salary scale which government offered them. Government ने उनको जो salary scale offer किया था वही salary Reliance is bound to pay. Reliance को पे करना ही पड़ता है आज भी till date. Until and unless they will not get retirement, वो वहाँ से रिटायरमेंट जब तक नहीं लेते तब तक रिलायंस को उनको संभाल के रखना है, because they are the government employees. भले ही पूरा का पूरा गवर्नमेंट कंपनी खरीद लिया रिलायंस ने। Is it clear? ये सब गवर्नमेंट कंपनी में एम्प्लॉई होने के बेनिफिट्स है। आप में से अगर किसी को ओएनजीसी में जाना है तो आप जा सकते हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओके। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में जाना है तो आप जा सकते हो, बेनिफिट बहुत सारे मिलते हैं once you become employee of government organization, okay. So now we turn on our topic next, merits. What are the merits and benefits of this? Ease of formation, very easily इसका formation हो जाता है। This is not any cumbersome process need to be followed. Government का खुद का है तो directly फटाफट हो जाएगा। Ease of formation, then independent status, yes. Decisions taken by government itself, by the government, for the country, for the people. So independent status है। There is no any bound कि पार्लियामेंट में से ये रूल्स पास होगा, then after we are free to take decisions, not like that. किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, just show them that we are incurring profit, बात खत्म। प्रॉफिट ही दिखाना है, बाकी डिसीजन जिनको लेना है पार्लियामेंट में से कुछ करना ही नहीं है। इज लाइक दैट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एसटी है तो इफ द एसटी थिंक दैट कि इतने इतने ट्रैक जो है, इतने इतने रास्ते हैं यहाँ पे अभी तो बसेस शुरू करना चाहिए, तो वो विधानसभा में जाएंगे, फिर विधानसभा को बोलेंगे कि भाई इतने किलोमीटर्स पे अभी एसटी घूमता नहीं है, तो यहाँ पे अभी हमें बस चाहिए, तो 50 बस खरीदने के लिए फंडिंग दो। लाइकवाइज बहुत सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। गुजरात विधानसभा में से भी जो भी होगा वो होगा। फिर वो सब पॉलिटिकल पार्टी बैठती है, फिर वो बोलते हैं कि आपने क्या किया, ये किया, पहले इतनी बस का हिसाब दो, ये दो, वो सब करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में नो नीड टू follow this kind of cumbersome process, complexities नहीं है decision में। If they feel that we want to expand our business, then immediately they are free to take decision. Autonomy, yes, they have legal autonomy to take the decisions in the favor of the company. Whatever decision they take should be in favor of the company. It should not be in the favor of the or interest of the particular group of the people. Then good market control. ये जितने भी कंपनीज होते हैं उनका मार्केट कंट्रोल बहुत ही अच्छा रहता है। ओएनजीसी का देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू बिजनेस, तो जिससे क्या है कि रेवेन्यू मुनाफा बहुत ही अच्छा अर्न होगा। नो कॉम्पिटिटर्स। limitations are very normal, इतने सारे limitations नहीं है, but sometimes what happen that government department जब ये government company जब loss करती है ना, तब limitations का importance ज़्यादा हो जाता है। और we fail to understand that most of the government companies in India are incurring loss. This is the tragedy. Now we move to the next topic, that is limitations. Provision of Companies Act. देखो अब ये Provision of Companies Act sometimes what happened, गवर्नमेंट कंपनी है
तो some particular provision of company act itself is not applicable in government company. जो प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ता है वो गवर्नमेंट कंपनी को फॉलो नहीं करना पड़ता है. Some provisions itself dissolved. समझ में आ रहा है? The provisions which is compulsory to follow by the private company, the same particular is not compulsory to followed by the government company. वो एक्ट में ही मेंशन किया है लेकिन वो प्रोविजन वो सेक्शन डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर लागू ही नहीं पड़ता. That is why that companies are incurring loss. Second, evades constitutional responsibility. इससे क्या होता है? constitutional responsibility evades हो जाता है. Government employees, whosoever is appointed as an employee of government company, वो बोलेंगे कि हम तो government employee है, कंपनी अगर लॉस करे या जो भी करे हमें तो हमारा सैलरी मिलने वाला ही है. Then why we should bother for? तो वो constitutional responsibility evade हो जाता है. No one is thinking about, no one have conceptual thinking. Conceptual thinking means what? कंट्री का कोई नहीं सोचता, उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्री का कोई नहीं सोचता कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो कंट्री के इकोनॉमिक बेटरमेंट के लिए यूज हो सकता है. दैट इज व्हाई वी शुड मेक इट प्रॉफिटेबल. नो वन विल थिंक कॉन्सेप्चुअली. ईच एंड एवरीवन इज सेल्फ सेंटर्ड. सब लोग खुद का ही सोचेंगे. ये यहाँ पे माइनस पॉइंट है. मेन पर्पस डिफीटेड. मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ऑब्जेक्टिव को कोई बाउंड नहीं रहेगा. प्राइवेट कंपनी में तो क्या है कि प्रॉफिट करना ही है, हमको साथ में प्रॉफिट करके ग्रो अप होना है, वो एक होता है. तो मेन ऑब्जेक्टिव को स्टिक होके ही चलते हैं. इन दिस पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी मेन purpose is defeated. Sometimes what happen, on paper कोई और objective होता है, application में कुछ और होता है. Okay, so now we end up our discussion to this extent. Hope you all are safe. Be safe with your family members. Okay, and again start your study well. Okay, मिलता है फिर छोटे से ब्रेक के बाद. Thank you.